What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है कि ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है यहां पर अडेप्ट किया गया था ड्यूरिंग सेकंड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, जो कि सेंडाई जापान के अंदर हुई थी मार्च 2015 में। दूसरी स्टेट में बोला गया कि फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट ये पोस्ट 2015 है, जो कि बात करते हैं यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, और 7 ये इसके अंदर टारगेट है, और 4 प्रायोरिटी एक्शन लेने के लिए यहां पर इसके अंदर बात की गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 2, एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर वो है इसका बी। तो ये इसका 20 आंसर सही है, इनके 2 आंसर सही है, पर फर्स्ट आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर सेकंड ये यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यहां पर ये थी यहां पर ये थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर एंड रिडक्शन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन हुई कहां पर थी? ये सेंडाई में ही हुई थी, जो कि जापान के अंदर है 2015 में। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी सही। इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। देखिए, इससे पहले यहां पर था हियागो फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके बाद में फिर यहां पर आ गया सेंडाई। तो सेंडाई और हियागो में क्या डिफरेंस है? जो हियागो था वो था 10 साल के लिए, 2005 से उसको स्टार्ट किया गया था, और वो चला था 2015 तक। पर लेकिन जो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से स्टार्ट हो गए, ये चलने वाला है 2030 तक। जो यहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क है और यह हियागो फ्रेमवर्क है, दोनों जापान के अंदर सिटी है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। आप लोग एक बार यहां पर लोकेशन देख सकते हैं। ये हो गए, यहां पर इधर आएंगे, ये हो गई हमारी प्यारी कंट्री। यहां से आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे, ये आप लोग को जापान देखने को मिलेगा। तो जापान के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर ये सेंडाई की है, जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क हमारा चल रहा है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जापान में काफी लार्ज स्केल पर ये त्रासदी वगैरह देखने को मिलती है डिजास्टर से रिलेटेड यहां पर, तो इनको बराबर डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके के यहां पर फ्रेमवर्क है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके का एक्सपेरिमेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। हिरोशिमा हो गया जहां पर बॉम्ब भी गिराया गया था, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या क्या बात की जा रही है? रिड्यूस करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए। तो क्या क्या रिड्यूस करना है और क्या क्या इंक्रीज करना है? सबसे पहले तो जो बुरी बातें हैं वो रिड्यूस करनी है, ये इनकी मोर्टेलिटी कम करनी है, लोगों की जान जाती है वो कम करना है। अफेक्टेड जो लोग इसकी वजह से होते हैं, ग्लोबल पॉपुलेशन, उसको कम करना है। इकोनॉमिक जो लॉस होता है, जो भी यहां पर ग्लोबल जीडीपी को, वो कम करना है। इसी के साथ में जो डैमेज होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो हम लोग को यहां पर कम करना है। इंक्रीज क्या करना है? यहां पर बढ़ाना है, जो कंट्री है वो नेशनल और लोकल लेवल पर यहां पर स्टडी बनाकर आगे आ सके। इसी के साथ में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन अच्छा खासा देखने को मिले, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी रहेगी, खासकर अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके लिए वार्निंग वगैरह जारी की जा सके, और अगर कंडीशन है तो कैसे उसको सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर फोकस देकर चले गए सेंडाई फ्रेमवर्क के ड्यूरेशन में। तो अभी जो काम कर रहे हैं यहां पर ये सेंडाई फ्रेमवर्क पूछ रहा है, ये चल रहा है। आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि कौन यहां पर रिप्लेस किया है हियागो फ्रेमवर्क को, यानी कि किसके द्वारा उसको रिप्लेस किया गया? तो सेंडाई के द्वारा उसको रिप्लेस किया गया है। तो ये ज्यादा एक तरीके से आप लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं उसके कंपेयर में, और खासकर इसका टाइम ड्यूरेशन भी 15 साल है। ये काम कर रहा है मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसके साथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर 1 हॉर्न राइनोज के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को यहां पर यह बताना है। बोला जा रहा है वर्ल्ड में इकलौती ऐसी सेंचुरी है जो कि वर्ल्ड जो यहां पर
ये वन हॉर्न राइनोज यानी कि एक जो गैंडे हैं एक सींग के, उनके लिए यहाँ पर देखने को मिलती है। वो कौन सी है? आप लोगों को ऑप्शन दिया गया पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वैली ऑफ फ्लोर। ये है 4 ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ABCFD। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए यानी कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रीजन क्या है यहाँ पर? ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी, यहाँ पर 2 जो भैंस थी उनकी जान चली गई थी, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो यहाँ पर ये जो सेंचुरी है यहाँ पर ये आप लोगों को आसाम के अंदर नजर आएगी, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन आसाम के अंदर है और ये वाला आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर नजर आएगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में और पूछा गया यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में? बोला जा रहा है इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर मनीला फिलीपीन में है। दूसरा बोला गया है ऑफिशियल यूएन, जो यहाँ पर ऑफिशियल यूएन नेशन ऑब्जर्वर है। इसी के साथ में जो इंडिया इसका मेंबर नहीं है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 and 2 3, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1 ओनली। तो कौन सा आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से? आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है इंडिया मेंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो इंडिया यहाँ पर मेंबर है, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है और यूएन के ऑब्जर्वर की जब बात करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो बैंक है ये 1966 में यहाँ पर बनाया गया था और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम करता है जिस पैटर्न पर वर्ल्ड बैंक काम करता है। वो कैसे काम करता है? जिस कंट्री का जितना पैसा डोनेशन ज्यादा होता है इसके अंदर में, उतना ही उसके पास में वोटिंग राइट होता है। तो इसके पैटर्न के बेस पर ही यहाँ पर ये बैंक भी काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में। तो इस ट्रीटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बोला गया है। पहली स्टेटमेंट बोला गया यहां पर ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये अलाउ करती है क्लेम करने के लिए जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, जिस तरीके से मून वगैरह हो गया, प्लेनेट हो गया, कि उसके लिए क्लेम किया जा सकता है किसी कंट्री के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये बाइंडिंग प्रोविजन नहीं रखती है, यानी कि ये है कि साइन कर लो या ना कर लो, बस एक ही तरीके से आप लोग मानोगे सही है, नहीं मानोगे तो नहीं सही है। तीसरा बोला गया ट्रीटी जो है ये 1967 में आफ्टर जो रेक्टिफाई की गई यूएसए के द्वारा, सोवियत यूनियन और यूके के द्वारा, सेवरल अदर कंट्री के द्वारा, तब यहां पर पिक्चर में आई। तो कौन सी यहां पर ट्रू स्टेटमेंट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1 and 3। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत है। यहां पर बोला गया कोई भी कंट्री क्लेम कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्लेम करेगी तो सब अपने क्लेम कर बैठ जाएंगे और इस पे यहां पर आप लोगों को बाइंडिंग फोर्स नजर आएगा। स्पेशली ये जो काम करती है, ये काम करती है पीसफुल पर्पज के लिए, आउटर स्पेस को यूज करना है, यानी कि वो आप लोगों की घर की जागीर नहीं है, आप लोग उसको जाकर अपना एक तरीके से एरिया बना लो। तो ये यहां पर बेसिकली बोला गया है इसके अंदर में। तो ये 108 कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी इसमें टोटल, जो कि इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका पार्ट है। तो 1967 में यहां पर ये पिक्चर में आई थी। आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया 10th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो पटना में हुआ। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया ऑर्गेनाइज कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 2 ओनली, बी में बोला गया 1 ओनली, सी में बोला गया 1 and 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से? तो जो आंसर है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो यहां पर कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो बोला गया यहां पर ये जो सेलिब्रेट किया गया है यहां पर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, ना कि यहां पर ये सेलिब्रेट किया गया पटना के अंदर में। तो सेकंड यहां पर एक फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। आंसर आप लोगों का बी हो गया। अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बातें यहां पर करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो यहां पर कैंपेन स्टार्ट किया गया, ये 140वीं जो बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टार्ट की गई 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया करना, तो उसके बेस पर यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। और उसी के चलते हमारी कंट्री की जो कल्चर वगैरह है, सारी चीजें कैसे हम लोग मिलजुल कर एंजॉय कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में अपनी कल्चर को शेयर कर सकते हैं, वो तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो एक भारत यानी कि एक कंट्री है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की यहां पर बात करते हैं। तो उसी के चलते आप लोगों को पता है 31 अक्टूबर हम लोग एज ए यूनिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वो भी यहां पर इसी तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो यहां पर ये स्कीम है, इसके तहत हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये बात की जा रही है सरस आजीविका मेला के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है ये जो मेला है यहां पर, ये इनिशिएटिव है अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत में।
दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि हेल्प करता है एक तरीके सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू यहाँ पर जो स्किल उसी के साथ में जो प्रोडक्ट वगैरह है उनके बीच में जो बायर और जो सेलर है उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड कराता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। जो आंसर है यहाँ पर इसका ये है डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है। ये जो बेसिकली यहाँ पर मिला है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और खासकर जो पर्टिकुलर एरिया में जो वुमेन है उनको कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, और अगर कोई सामान वो बनाते हैं तो कैसे हम लोग जो बायर और जो सेलर है उसके बीच में लिंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिक ये इसका पर्पज है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो 26 मेंबर होते हैं, 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं और 14 यहां पर ये पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है 50% सीट जो प्राइवेट कॉलेज में है उनके लिए भी गाइडलाइन जारी करता है, ये यहाँ पर फीस खासकर जो फीस वगैरह से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं वो 25 होते हैं, यहाँ पर 26 नहीं होते हैं। 50% सीट यहाँ पर ये एक तरीके से गाइड करता है जो प्राइवेट कॉलेज होती है उसके अंदर भी। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर और जानी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इससे पहले थी ये यहाँ पर हमारी कंट्री में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके हमारी कंट्री में नेशनल मेडिकल कमीशन को लाया गया है। मेडिकल काउंसिल और कमीशन में क्या डिफरेंस है? कमीशन जो होता है वो गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे होता है, और काउंसिल जो होती है, काउंसिल यहाँ पर एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि कमीशन गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करती है और पूरा अपने हिसाब से उसको टैकल करके चलती है, पर लेकिन काउंसिल जो होती है वो अपने हिसाब से काम करती है। इसीलिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट चाहती है कि सारी चीजें उसके हाथ के नीचे रहे, तो इसलिए यहाँ पर कमीशन लाया गया काउंसिल को रिप्लेस करके। तो यहाँ पर जो काउंसिल है अब वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगी, गवर्नमेंट जब चाहे चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएगी। तो कमीशन को रिप्लेस करके हमारी कंट्री में काउंसिल ला दिया गया है 2019 से। अब हमारी कंट्री में कमीशन वर्क कर रहा है काउंसिल को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। काउंसिल काफी पुरानी थी, अंग्रेजों के टाइम पर बनाई गई थी, पर लेकिन आज के डेट में कमीशन वर्क कर रहा है। आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं एफएटीएफ के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो पहले बोला गया कि सऊदी अरेबिया इसका मेंबर बना है एफएटीएफ का। दूसरा बोला गया रिसेंटली एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन। तो क्या है आंसर सही? तो आंसर सही है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि पाकिस्तान को रिसेंटली अभी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है और फरवरी 2020 तक इसको ग्रे लिस्ट में रखने की बात की जा रही है। नॉर्थ कोरिया जबकि ये पहले से ही ब्लैक लिस्ट के अंदर में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एफएटीएफ को बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो यहां पर स्टेब्लिश किया गया था, ये 1989 में स्टेब्लिश किया गया था। बेसिक जो पर्पस था इसका ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, यानी कि जो मनी इलीगल तरीके से कमाई जाती है उसको यहां पर व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं करना है, जनता के पास में वो मनी नहीं पहुंचनी चाहिए। पर लेकिन 2001 में यहां पर यूएसए के अंदर अटैक हुआ और फिर यहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर दिया गया, यानी कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ हमारी कंट्री में और उसके लिए भी किसी ने किसी टेररिस्ट फाइनेंस किया गया होगा, किसी ने पैसा दिया होगा तब वहां पर वो सामान गया होगा, तो उनको सबको रोकने भी बात इसके अंदर की गई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो गया। तो आज के डेट में दोनों मुद्दों पर काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर। G7 कंट्री के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया कि हाँ इस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके द्वारा यहां पर काम करना है। ठीक है, तो यहां पर जब सऊदी अरेबिया को यहां पर इसमें ऐड कर देते हैं, तो सऊदी अरेबिया को ऐड करने के बाद में 39 मेंबर यहां पर अभी रिसेंटली इसके अंदर हो गए हैं। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पर जो हेडक्वार्टर है इसका ये पेरिस के अंदर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आज के डेट में अगर बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया के साथ में यहां पर ईरान, ये दोनों ब्लैक लिस्ट के अंदर है। पर आगे देखते हैं क्या पाकिस्तान को भी उस लिस्ट के अंदर डाला जाता है या नहीं डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो रिसेंटली अभी कौन सी कमेटी यहां पर इससे रिलेटेड बनाई गई थी? पहला बोला गया केलकर कमेटी, दूसरा बोला गया नंदन नीलकनी कमेटी, तीसरा बोला गया मंडल कमेटी, चौथा बोला गया नरसिम्हन कमेटी। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर बी। ये कमेटी रिसेंटली अभी बनाई गई थी, कैसे हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को और लार्ज स्केल पर बढ़ा सकते हैं।
तो इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि हाँ एक कमेटी बनाते हैं जो कि सजेस्ट करेगी किस तरीके से पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो डिजिटल जो यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए उसके साथ में डील करने के लिए नंदन नीलकनी कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई। आंसर बी हो गया। तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ये फेयर एंड जो रिम्यूनरेटिव प्राइस है शुगर कैन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर उसको कौन सी स्टेटमेंट सही है जो कि शुगर कैन के इस प्राइस को अप्रूव करती है। ए में बोला गया यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, बी में बोला गया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सी में बोला गया है डायरेक्टरेट ऑफ मेकिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डी में बोला गया एग्रीकल्चर कमिटी प्रोड्यूस मार्केट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इससे रिलेटेड। तो जो सही आंसर यहाँ पर वो है बी, यानी कि ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यहाँ पर इसके हाथ में ये पावर होती है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, जो कि यहाँ पर शुगर कैन यानी कि गन्ने से रिलेटेड यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें अप्रूव करता है कि क्या क्या यहाँ पर प्राइस रहना चाहिए गन्ने और चीनी से रिलेटेड। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और रिवीजन के लिए पीडीएफ इसके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।